Welcome to chemistry class, and this is for the students of class 10th CBSE. ठीक है बेटा, तो देखो केमिस्ट्री की क्लास है और आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। भाई आप क्लास 9th पास करके क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर है, एक बहुत ही खास साल है आपके एजुकेशनल कैरियर की। भाई बिल्कुल हो भी क्यों ना, क्योंकि आप इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब सोचो कि आप क्लास 9 पास करके क्लास 10th में आए हैं। भाई आपको घर में, परिवार में माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, दोस्त, भाई बहन जो भी होंगे वो बताते होंगे कि नहीं भाई ये साल जो है ये बहुत ही अहम साल है, क्योंकि ये साल डिसाइड करेगा, ये बोर्ड का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है ये डिसाइड करेगा कि अभी तक जो आपने क्लास 1 से LKG से लेकर के 9 तक जो आपने पढ़ा है उसका पूरा निचोड़ क्लास 10th में आना है। कि ये क्लास 10th बताएगा कि आप कितने अच्छे स्कॉलर हैं, कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, और क्लास 10th ही डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो बिल्कुल मुझे पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ मैं हूं आपके साथ। और भाई देखो NCERT की बात करें तो NCERT में बुक तो एक ही है, और लेकिन वो बुक बहुत सारे चैप्टर्स कंटेन की हुई है, जिसमें आपको कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के मिलेंगे, कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के मिलेंगे, और कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी के मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बुक आप देख ही चुके होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबके पास बुक होगी NCERT की। कम से कम NCERT की बुक तो होगी ही होगी आपके पास, क्योंकि भाई देखो वो CBSE बोर्ड की तरफ से एकदम रिकमेंडेड बुक है, जिसे कि हर स्टूडेंट्स के पास होना ज़रूरी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं NCERT की बुक के बारे में। तो देखो NCERT की बुक भाई जो है उसमें फिजिक्स के भी चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के भी चैप्टर हैं, और बायोलॉजी के भी चैप्टर हैं। तो इस साल आपको करना क्या है, इस साल आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब पे फोकस करना है। कोशिश करनी है कि कोई भी चैप्टर छूटने ना पाए। क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बेटा ये साल आपका बहुत ही डिसाइडिंग ईयर होने वाला है। ठीक है, तो इतना डिसाइडिंग ईयर है कि आप क्या करने वाले हैं और आप आगे क्या करेंगे, ये सब कुछ आपके बोर्ड एग्जाम पे डिपेंड करेगा। देखो मैं यहाँ आपको डरवा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बहुत 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 बड़ी चीज़ होने जा रही है, मतलब एक ऐसा मतलब युद्ध होने जा रहा है कि मतलब आप संभल ही नहीं सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये कहना है कि भाई देखो जब हम पढ़ रहे हैं ना तो बेहतर तरीके से पढ़ें और अच्छा करें, है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए भाई कुछ चीज़ें भी हम लोगों ने आपके लिए की हैं, और जो किया है वो ये है कि इस वीडियो लेक्चर के साथ ही साथ आपके लिए हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसे स्कूल माई स्कूल ये ऐप का नाम है, और इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। फिर जो वीडियोस हैं वो आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, लाइक करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस ऐप से जुड़ी हुई, लेक्चर से जुड़ी हुई, लेक्चर में जो भी कंटेंट हैं उसका आपको रिटन नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ आपको DPP मिलेगी, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस पेपर होंगे, उसे आपको सॉल्व करना है। उसमें आपकी तैयारी जो है वो और पुख्ता होगी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना। इसलिए है भाई, क्योंकि फिर से मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ कि भाई क्लास 10th है ना, बहुत संभल के काम करना है और बहुत ध्यान दे करके पढ़ना है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो तुम पढ़ लोगे ना क्लास 10th में, जो आप पढ़ लेंगे, जो इस वीडियो के थ्रू आप पढ़ लेंगे, ये चीज़ें आपके साथ हमेशा चलती रहेंगी। क्योंकि इसके बाद ऐसा तो नहीं कि मतलब क़यामत आने वाली है और इसके बाद मतलब पढ़ना ही नहीं है। नहीं, पढ़ना तो है भाई। देखो इसके बाद क्लास 11th है, 12th है ना, फिर आगे हायर स्टडीज़ है। तो भाई बात ये होती है कि जब हम 10th में अच्छा करेंगे तब तो हमारे लिए बहुत अच्छे रास्ते आगे खुद ब खुद बन जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के, बहुत ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के मैं केमिस्ट्री की क्लास के साथ आपके सामने हूँ। तो सबसे पहला काम करते हैं, देखो
सबसे पहला काम करते हैं कि भाई कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी तैयारी करनी है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि हमें उस एग्ज़ाम के सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। तो चलो पहले थोड़ा सा हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले और चलो सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो देखो सिलेबस जो है आपका केमिस्ट्री में आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है बेटा। तो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड जो फिफ्थ चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये चैप्टर्स के बारे में आपको पता चल गया कि आपको इस साल कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। इस साल आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं देखो फिर से एक बार बता देते हैं भाई। देखो आप ना हो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, आप उसके इंडेक्स पे आप टिक कर लीजिए कि हमारे पास ये चैप्टर केमिस्ट्री में है। तो देखो कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री में है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो ये जो 5 चैप्टर्स हैं इसे आपको सीक्वेंस में पढ़ना है, इसे आपको सीक्वेंस से पढ़ना है। भाई क्यों ऐसा करना है कि देखिए भाई जब ये पहला चैप्टर लिखा है ना, उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है, उसके बाद तीसरा चैप्टर आता है, तो कोई कारण तो होगा ना। भाई बुक लिखने वाले ने जो सारी कमेटी थी उसने मिलके क्या सोचा होगा कि भाई पहला चैप्टर जब हम यहाँ पढ़ाएंगे है ना, तो इससे इस चैप्टर से ये चैप्टर ओपन होगा, इस चैप्टर से ये चैप्टर ओपन होगा, इससे ये ओपन होगा, और इस तरह से जो चीज़ें होंगी चैप्टर में, जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं वो आपको आसान लगने लगेंगी, और आपको वो इंटरलिंक्ड जो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में ओपन होता है वो चीज़ें आपको बड़े आराम से आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपको स्किप नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं कि आपको छलांग लगा देना है भाई ये चीज़ नहीं आ रही है तो इसको हम आगे चल जाते हैं, ये चैप्टर नहीं आ रहा तो ये चैप्टर थोड़ा टफ लग रहा है तो चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा काम आपको हरगिज़ नहीं करना है। तो अब ठीक है ना, तो सिलेबस में अब हम देखते हैं कि भाई पहला इक्वेशन है, पहला जो है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि कैसे केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्टेंट होते हैं, क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिल सकती है ना, कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ें जो हैं है ना, जिसे आपको बिल्कुल आना चाहिए, वो चीज़ें हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। और जब चैप्टर नंबर 1 की चीज़ें हमें आ जाएंगी तो फिर हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 की बहुत सारी चीज़ चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पहले से दी हुई है, ठीक है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा बस अपने आप को बूस्ट करना होगा, थोड़ा सा आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। अब देखो यहाँ पे इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर में। जब सेकेंड चैप्टर में आएंगे तो भाई हम ये देख लेंगे कि एसिड्स क्या होती हैं, बेसिस क्या होती हैं, सॉल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जिसका नाम हम लोग जानते हैं, वो सॉल्ट्स कैसे बनेगा, क्या उसके यूज़ होते हैं, क्या उसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 जो आएगा हमारा, भाई इन दोनों चैप्टर का मिला जुला रूप रहेगा। उसमें आपको मेटल्स दिखाई देंगे, नॉन मेटल्स दिखाई देंगे। नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या रिलेशन रखते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या उनकी रिएक्टिविटी है, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, भाई कहाँ कहाँ मेटल्स हमारी लाइफ में अप्लाइड हैं, कहाँ कहाँ नॉन मेटल्स अप्लाइड हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। 4th चैप्टर जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कार्बन एक बहुत बड़ा मतलब संसार है, एक तरह से समझ लो, ठीक है ना। कार्बन एक बहुत बड़ा संसार है जिसमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। कुछ नेमिंग देखनी पड़ेगी कि भाई कैसे इसकी नेमिंग साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसको कि हम IUPAC कहते हैं, उसे आपको पढ़ना है। उसके बाद एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो भाई हम देखेंगे कि क्लासीफाई करना, कैसे हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे, किस तरह से हम मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, मेटलॉइड्स को किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, किस तरह से उसका हम चार्ट बना सकते हैं कि हमारी स्टडी जो है वो बहुत ही आसान और ईजी हो जाए। तो ये चीज़ करनी है आपको।
है ना, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे उसमें कुछ थ्योरीज आई, कैसे किसके लॉस थे, क्रमवार तरीके से सीरियल वाइज आपको इसको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 होगा, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई भाई हमारे सिलेबस की। तो सिलेबस की जब हम बात कर लिए तो आओ चलो अब आज ही से यहीं से स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट। तो बेटा आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक ओपन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ चलिए। और एक चीज़ और हम बता दें कि लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में मैं रिपीट बार बार करता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको वो चीज़ें बार बार दिमाग में रेगुलेट करती रहें। क्लियर? तो चलिए बुक ओपन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर? और हमने पूरी कोशिश की है कि हम एनसीईआरटी के हर कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से आपके सामने दे सकें। और जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ने बैठें तो आपको लगे कि नहीं भाई ये चीज़ तो सर ने पहले से हमें बता के रखा हुआ है, और वो चीज़ें आपको समझने में, पढ़ने में, देखो जी एक चीज़ और बता दें कि आपको लर्न तो करना ही है ना, आपको नोट्स भी बनाने हैं, आपको उसे कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ऐप के थ्रू भी देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको भी साथ हमारा देना है और हम तो आपके लिए हमेशा तैयार हैं ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो देखो पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। भाई आप छोटी क्लासेस में एक चीज़ देखे होंगे, क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में भी आपने है थोड़ा सा इसका पोर्शन। तो आपको ये पता होगा ना कि हम देखो यदि कुछ कंडीशंस देखते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन घर में आ जाती है, सपोज कर लीजिए कि मिल्क से कर्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आप सोच लो कि इफ़ मिल्क इज एक्सपोज्ड एट रूम टेम्परेचर, है ना, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है, या मिल्क से हम कर्ड फॉर्मेशन करते हैं तो भाई कुछ चेंजिंग है ना। आयरन को, या आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उसको आप छोड़ दीजिए बहुत समय के लिए, या ऐसा कर लीजिए कि उसको आप क्या कहते हैं कि गैस स्टोव पे रख दीजिए, बंद करते हुए स्टोव पे, तो आपको कुछ चेंजिंग इसमें दिखाई देगी, बिल्कुल देगी। हम रेस्पिरेशन करते हैं, क्लियर, डाइजेशन ऑफ फूड है, ग्रेप्स जो हैं वो फर्मेंट होते हैं, है ना। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भाई जो भी चीज़ हमारे पास थी वो कुछ डिफरेंट थिंग्स में कन्वर्ट हो गई। मिल्क था, किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ग्रेप्स है, फर्मेंट हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड है, फूड डाइजेस्ट हो गया। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, हालांकि रेस्पिरेशन प्रोसेस आप बायो में बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें हैं वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, क्लियर बेटा। कैंडल है, बर्न हो रही है, आपने पेपर लिया, ड्राई पेपर को आपने लिट कर दिया, ड्राई पेपर को में आपने बर्निंग मैच स्टिक लगा दी, तो देखा कि वो फायर स्प्रेड हो गया। फायर स्प्रेड होने के बाद उसमें कुछ एशेस फॉर्म हो गई, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि शुरू में जो मटेरियल था वो किसी नए मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? फिर से सुनना, हमने क्या बोला कि भाई हम अभी तक जो एग्जाम्पल देखे हैं इसमें हमने क्या देखा कि जो शुरू के मटेरियल्स थे वो किसी नई चीज़ में कन्वर्ट हो गए। तो भाई इसी को तो हम कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है ना। इसी को कहते हैं क्या? केमिकल चेंज। कहने का मतलब कि केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, कि केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर ठीक है, आपने केमिकल चेंज के बारे में बता दिया मुझे कि भाई केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो हम कहें चलो ठीक, बहुत सही। इसके बाद क्या है, तो चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या देखना है कि भाई आपने वर्ड सुना होगा फिजिकल चेंज का, कि फिजिकल चेंज भी सर, तो फिजिकल चेंज भी मेरे दिमाग में आ रहा है। तो भाई फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होते, उसमें केवल स्टेट्स चेंज होते हैं, है ना।
पढ़ा हुआ है 7th में, 8th में पढ़ा हुआ है, मुझे पता है आप पढ़े हैं कि फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें केवल स्टेट्स चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं। और यदि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं दैट मीन्स दैट इज केमिकल चेंज। क्लियर? क्लियर बेटा? तो अब आप यहां पे डिफाइन कर सकते हो कि फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली स्टेट्स ऑफ मैटर गेट्स चेंज्ड। फिजिकल चेंज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिकल चेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता बट केवल स्टेट्स चेंज होते हैं। सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाएगा, वेपर फिर लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड फिर सॉलिड बन जाएगा। और इसका एग्जांपल आपको पता है, आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, आपने पढ़ा हुआ है ना? फिर वो आइस से वाटर बनता है, फिर वो वाटर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहां से क्या होता है, फिर वो कंडेंस करके फिर लिक्विड बन जाता है, फिर फ्रीज होने के बाद वो सॉलिड बन जाता है। तो बेटा देखो इसमें हर केस में कोई नई चीज नहीं बन के तैयार हुई, नाम भले अलग था, है ना, लेकिन आप वाटर के लिए भी H2O लिखेंगे, आइस के लिए भी H2O लिखेंगे, स्टीम के लिए भी H2O लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो केमिकली है एक ही चीज, केवल चेंज क्या हो रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है ना? तो दैट मीन्स फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं और केवल स्टेट्स चेंज होते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है ना? तो अब आगे देखते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो जो हमने शुरू में एग्जांपल दिया है भाई, वो एग्जांपल जो है वो आपके केमिकल चेंज के हैं। सो केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्लियर? और ध्यान से सुनना, केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस in which new substances are formed. So, better to write definition of chemical change. चलो हम chemical change की definition देख लेते हैं. So, chemical change the change in which new substance is फॉर्म। क्लियर बेटा? कि ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। क्लियर? अब हम इस केमिकल चेंज को बहुत ध्यान से सुनना जो बताने जा रहे हैं, ठीक है ना? अब हम इस केमिकल चेंज को एक्टिविटी के थ्रू देखने जा रहे हैं। क्लियर? तो हमारे बुक में जो पहली एक्टिविटी है बेटा, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी डाउट्स होंगी वो हम आपकी अभी क्लियर कर देते हैं। देखो ये डेफिनेशन लिख लो, केमिकल चेंज द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल चेंज। क्लियर? क्लियर? और शुरू में जो भी हमने बताया है, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, क्लियर, डाइजेशन ऑफ फूड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। क्लियर? बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग कैंडल यू कैन से ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। क्लियर है ना? क्लियर? चलो देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल में आप बोलेंगे कि सर बर्निंग ऑफ कैंडल तो फिजिकल एंड केमिकल दोनों की बात होती है। बिल्कुल, फिजिकल केमिकल दोनों की बात होती है, लेकिन जो यहाँ पर हम केवल बर्निंग वर्ड को यूज कर रहे हैं, जो वो मेल्ट कर रहा है वो फिजिकल में जा रहा है, उसे हम नहीं देख रहे हैं। तो केमिकल चेंज हमने यहाँ पे देख लिया। तो केमिकल चेंज में फिर से आपको रिकैप कर देते हैं कि भाई केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। हमने बोला कि हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग में वो चीज़ बार बार घूमती रहे कि नहीं भाई चलो ठीक है, वो केमिकल चेंज जो है वो न्यू सब्सटेंस यदि फॉर्म होता है तो उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी। देखो एक्टिविटी, जो पहली एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी इसलिए दी हुई है कि हम केमिकल चेंज को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलो देखो, पहली एक्टिविटी जो दी है बेटा वो है, द फर्स्ट एक्टिविटी इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, ठीक है बेटा? सो बर्निंग ऑफ, 1 सेकेंड, burning of chemical activity
फर्स्ट एक्टिविटी 1.1 आई थिंक, क्लियर, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। और बुक में एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम भी क्लियर कट में दिया हुआ है, आप उसे देखेंगे जब तो आपको क्लियर होगा कि भाई देखो मैग्नीशियम रिबन है, उसे हम एयर में बर्न करेंगे तो हम क्या देखते हैं, है ना। तो पहले आओ, पहले एक सेटअप बना लेते हैं। देखो एक स्टैंड है बेटा, इस स्टैंड पे हमने ये बर्नर रख दिया, ठीक है ना, बर्नर है, ठीक। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन ले लिया, बहुत ध्यान से देखना, मैग्नीशियम रिबन 3 to 4 सेंटीमीटर की मैग्नीशियम रिबन जो होगा वो 3 to 4 सेंटीमीटर आप लेंगे, जो मतलब जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, है ना। एकदम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लंबा सा मैग्नीशियम रिबन लेके चले आए, नहीं, किसी चीज़ को यदि हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जो सुटेबल लेंथ होती है उतना हम यूज़ करते हैं। सो मैग्नीशियम रिबन हमने लिया 3 to 4 सेंटीमीटर का। फिर इसको देखो, हमने जो मैग्नीशियम रिबन को हम होल्ड करेंगे तो वो हम होल्ड करेंगे टोंग के थ्रू। टोंग होता है जैसे टोंग इस तरह का होता है, और इसमें टोंग के थ्रू हम इसको होल्ड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, वी टेक मैग्नीशियम रिबन ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड दिस इज स्टैंड, ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड पे हमने बर्नर रखा हुआ है, बर्नर, क्लियर, ये आपका फायर है, क्लियर। एंड दिस इज मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। सो देखो, इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो क्या चीज़ होती है। तो हम ये देखेंगे ना यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, क्लियर, ध्यान देना। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होगा तो केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज होगा इसका मतलब कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना ही होना है ना। वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना ही होना है। तो भाई वहाँ पे न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म होने वाला है, वहाँ पे जब हम देखेंगे कि हमने मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम मैग्नीशियम रिबन को टोंग के थ्रू बर्न कर रहे हैं, क्लियर, टोंग के थ्रू हम बर्न कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे हाथ आप बना सकते हैं इस तरह से किसी पर्सन का। सो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो मुझे वाइट एशेस मिलती हैं, वाइट एशेस मिलती हैं। जब ये जल के खत्म होता है तो जो इसकी राख होती है ना वो वाइट कलर की होती है, ध्यान देना, ठीक है ना। सो व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन, तो पहले तो जब हम बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन बर्न होना शुरू होता है, लेकिन इसकी बर्निंग किस तरह की होती है, वाइट डैजलिंग फ्लेम, क्लियर। डैजलिंग मतलब क्या होता है, चमकदार, ठीक है, और वाइट मतलब क्या होता है, सफेद। तो चमकदार सफेद कलर जो इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, तो उस तरह से मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि चलो बताओ मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, क्लियर, सो इट बर्न्स विद वाइट डैजलिंग फ्लेम। ये वाइट डैजलिंग फ्लेम की तरह दिखनी शुरू हो जाती है, जलनी शुरू हो जाती है, और जो फाइनली हमें इसकी एशेज मिलती हैं, जो रेसिड्यू मिलता है, जिसको कि हम वॉच ग्लास में कलेक्ट करते हैं, वॉच ग्लास में हम कलेक्ट कर लेते हैं। बेटा ये वॉच ग्लास है, तो इस वॉच ग्लास में जब हम कलेक्ट करेंगे तो वो हमें किस तरह का दिखाई देगा। वॉच ग्लास आप बना लो इसको फिर से इस तरह से थोड़ा सा। सो वॉच ग्लास में जब कलेक्ट करते हैं देन द एशेज, द कलर ऑफ द एशेज इज वाइट। किस कलर का होगा, वाइट कलर का होगा, ठीक है बेटा। और वो वाइट कलर किस चीज का होगा, वो वाइट कलर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दैट वाइट कलर वुड बी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो अब हम बताते हैं आपको कि इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया। भाई ऑब्जर्व हमने क्या किया कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर इट बर्न्स विद वाइट डैजलिंग फ्लेम। बहुत ध्यान से सुनना इसे, इट बर्न्स विद वाइट डैजलिंग, DAZZLING, वाइट डैजलिंग फ्लेम, क्लियर, सफेद चमकदार कलर में ये बर्न होगा। एंड व्हाट वी विल ऑब्जर्व एट द एंड, वी विल ऑब्जर्व दैट वाइट एशेज आर फॉर्म्ड एंड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो एशेज होगा वो किसका होगा,
मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.1। लेकिन सुनो, इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको इतना ध्यान देना है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम यूज करते हैं तो उसके पहले हम इसे सैंड पेपर से रब करते हैं, क्लीन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? मैग्नीशियम रिबन जब ऐसे एक्सपोज्ड होता है, ऐसे नेचुरली जब एक्सपोज्ड होता है एटमॉस्फेयर में, तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्लियर? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब वो लेयर फॉर्म कर लेता है तो भाई सबसे ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ना। सपोज कर लो ये मैग्नीशियम रिबन हो गया, तो सबसे ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है। अब हमें इसको बर्न करना है, तो बर्न करते समय मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम तक फायर को पहुंचने नहीं देती है। समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है जो कि बर्निंग को प्रिवेंट करती है, बर्निंग में हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है, बर्निंग में ऑब्स्ट्रक्शन लाती है। ठीक है ना, कहने का मतलब कि मैग्नीशियम को बर्न नहीं होने देती है। ठीक है, इसलिए हम उस सैंड पेपर का यूज करते हैं और मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं, जिससे कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो खत्म हो जाए और हमें उस लेयर के नीचे फ्रेश कंप्लीट मैग्नीशियम मिले और वो मैग्नीशियम आराम से बर्न हो सके। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी है आपके बुक में और पूछा भी जाता है कि वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट इन एयर। तो उसका आंसर यही होगा कि मैग्नीशियम रिबन को हम इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि वो मैग्नीशियम रिबन एयर में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है और ये प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम को बर्न होने से प्रिवेंट करती है। इसलिए वी यूज सैंड पेपर, क्लियर, सो दैट द मैग्नीशियम कुड बर्न इन अ सिंपल एंड डिसेंट वे, कि वो एक बहुत ही सिंपल और एक अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से वो बर्न हो सके। तो फाइनली व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर इट गिव्स वाइट रेसिड्यू, दैट इज वाइट एशेस of magnesium oxide, and magnesium ribbon burns with white dazzling flame. Clear? तो बेटा ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 1.1, जहाँ कि हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं एयर में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होता है वो वाइट होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह से बर्न करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न करती है वाइट डेजलिंग फ्लेम में। ठीक है, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी से हमने देखा कि भाई देखो, जब भी हम केमिकल चेंजेस देख रहे हैं, ये केमिकल चेंजेस है भाई, हमने उसे बर्न किया, ये एक नई चीज बन के तैयार हो गई। हमने मैग्नीशियम को बर्न किया और मैग्नीशियम नई चीज तैयार कर दिया बर्न होके, और वो चीज क्या थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ठीक है, तो यहां से हम एक्टिविटी 1.1 के थ्रू हमने देखा कि किस तरह से केमिकल चेंजेस होते हैं और किस तरह से केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो भाई देखो, ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करने वाला जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है ना, क्लियर? ये भी ध्यान देना, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, डिस्क्राइब केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन ही केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करता है। क्लियर? चलो अब देखें। अब देखो जी, एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं और कि देखिए एक्टिविटी बताने का मकसद क्या होता है। एक्टिविटी का मकसद ये होता है कि एक्टिविटी से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये सेटअप समझ में आ जाएगा, फिर हमने किस मटेरियल को लिया है ये समझ में आ जाएगा, फिर क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखा वो समझ में आ जाएगा। तो इसमें से अब कुछ भी क्वेश्चन यदि पूछेगा तो हम ये समझ सकते हैं ना कि भाई हम अब उस कंडीशन में आ गए हैं कि जहाँ पे हम इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब एक और एक्टिविटी देखते हैं कि भाई वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे कौन सा चीज़ हमें दिखाई देगा। क्लियर बेटा? ठीक है, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी 1.1 को एक बार एक लाइन में रिकॉल कर लेते हैं। दैट मीन्स व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न्स इन एयर, क्लियर, इट बर्न्स विद वाइट डेजलिंग फ्लेम एंड गिव्स वाइट एशेस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो वो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और क्या बनाता है? सफ़ेद कलर का ऐश बनाता है, वाइट एशेस बनाता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। और ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, बेटर एग्जाम्पल, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और न्यू सब्सटेंस
फॉर्म हो रहा है। अब देखो बेटा, आपके बुक में एक और एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। सारी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक्टिविटी को आप ऐसा मत सोचना कि नहीं एक्टिविटी छोड़ के बाकी जो लिखा है वो हम पढ़ लें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो एक्टिविटी भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करती है एग्जाम में। तो अब चलो देखते हैं जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें हम देखेंगे, ठीक है ना, उसमें हम देखेंगे कि भाई एक टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया और उसमें आपने रखा पोटेशियम आयोडाइड, ध्यान देना, एक टेस्ट ट्यूब आपने लिया और उसमें आपने क्या रखा, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन रखा, ठीक है। आप एक और टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें आप क्या रखेंगे, लेड नाइट्रेट, क्या रखेंगे, लेड नाइट्रेट, ध्यान देना। और ये क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम आयोडाइड, क्लियर। तो हमने टेस्ट ट्यूब ए लिया और दूसरा क्या लिया, टेस्ट ट्यूब बी ले लिया। तो टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या रखा है, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। सेकेंड में हमने क्या रखा है, टेस्ट ट्यूब बी में, टेस्ट ट्यूब बी में हमने रखा है लेड नाइट्रेट, दिस इज PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन रखा है ना बेटा। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, ये भी कुछ बताएगा, ध्यान देना, कुछ बताएगा ये भी। सो पोटेशियम आयोडाइड को हमने एक टेस्ट ट्यूब में रखा एंड वी टेक लेड नाइट्रेट इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब। भाई ये टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है, टेस्ट ट्यूब ए में पोटेशियम आयोडाइड है, टेस्ट ट्यूब बी में लेड नाइट्रेट है। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों के जो सोल्यूशन है उसको एक बीकर में हम क्या करते हैं, दोनों को पुट कर देते हैं, है ना, दोनों को हम इसके अंदर पोर कर देते हैं। तो भाई हम देखेंगे कि जब हम इसको पोर करेंगे, सपोज कर लो ये तुम्हारा KI हो गया और ये आपका लेड नाइट्रेट हो गया, ठीक है, ये आपका KI हो गया और ये लेड नाइट्रेट हो गया। जब हम इसको पुट करेंगे बीकर में, देन हम क्या देखेंगे भाई, हम एक नई चीज देखेंगे, हम देखेंगे कि ये इसमें ये दोनों सोल्यूशन जब आए मिलने के लिए, जब ये दोनों सोल्यूशन मिल गए तो यहाँ पे बन के तैयार क्या हो गया, लेड आयोडाइड, क्या बन के तैयार हुआ, लेड आयोडाइड। और ये सोल्यूशन जो है वो किस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। समझ में आया, समझ में आया कुछ, तो बहुत ध्यान से सुनना कि जब हम लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस को लिए, पोटेशियम आयोडाइड को लिए, 2 टेस्ट ट्यूब में हमने सोल्यूशन रख दिया और उसको हमने एक बीकर में पुट किया। तो जब हम बीकर में पुट कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई जब हम बीकर में पुट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो सोल्यूशन था वो क्या हो गया, येलो कलर का हो गया। और जो येलो कलर था वो क्या था, पोटेशियम आयोडाइड, वो क्या था, पोटेशियम आयोडाइड। और उसके साथ क्या बनेगा, उसके साथ पोटेशियम नाइट्रेट बनके तैयार हो जाएगा। उसके साथ क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे आपको एक नई चीज मिली कि कलर भी चेंज हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हमने देखा कि एक नया कलर बनके तैयार हो गया और वो जो येलो कलर था वो किस चीज का था, लेड आयोडाइड का। लेड आयोडाइड का जो कलर था वो क्या था, क्या था बेटा, येलो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक्टिविटी भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई हमने एक टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट ले लिया। अब इस दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, बताओ जो फाइनल हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उस फाइनल प्रोडक्ट में येलो कलर आ जा रहा है। बताओ कि ये येलो कलर किस चीज का है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये जो येलो कलर है ये लेड आयोडाइड है। क्लियर। तो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1.2 हो गई। देखो दो एक्टिविटी में हमने दो अलग अलग चीज देखी। हमने पहली एक्टिविटी में देखी, क्या देखी भाई, पहली एक्टिविटी में हमने देखा कि किस तरह से व्हाइट एशेस फॉर्म हो गई, किस तरह से मैग्नीशियम बर्न कर रहा था। भाई नई चीज दिख रही थी मुझे कि वो बर्न हो रहा है, अपने आप एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम की तरफ सफेद चमकदार लौ उसमें से निकल रही है। और उसके बाद वो पूरी तरह से बर्न होने के बाद उसने क्या बना दिया, व्हाइट कलर का ऐश बना दिया। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऐश वैश नहीं बना है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब हमने दोनों को मिक्स किया तो हमें एक नया कलर मिलकर तैयार हो गया। और उसमें हमें क्या दिखाई देता है कि जो कलर है वो लेड आयोडाइड का है। ठीक है, ठीक है। तो दो एक्टिविटी में हमने दो तरह की ऑब्जर्वेशन देख ली है। अब हम चलते हैं भाई, एक और एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको जैसे ही आप सेकंड पेज पे आएंगे तो आपको ये तीनों एक्टिविटी 1 बाय 1 दी हुई है। क्लियर है बेटा। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी वो ये है कि हम कुछ और भी ऑब्जर्व करेंगे।
और इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि एक्शन ऑफ जिंक इन सल्फ्यूरिक एसिड, एक्शन ऑफ जिंक इन सल्फ्यूरिक एसिड, या आप कह सकते हो कि एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। क्लियर? एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, जिंक पे सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रिएक्शन होता है, या व्हाट हैपेंस जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को पुट करते हैं, है ना। देखो इस तरह के रिएक्शन को हम आगे पढ़ेंगे अभी, है ना। इस तरह के रिएक्शन को बेटा हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या देखना चाहते हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू हम केवल ऑब्जर्वेशन देखना चाहते हैं, है ना। ठीक है ना। आपको यहाँ पे अभी हाल फिलहाल इस समय ये नहीं सोचना है कि सर ये कैसे हो गया, भाई ये कैसे हो गया, ये तो हम बताएंगे ना, अभी आगे बताएंगे, ये प्रॉमिस है। लेकिन यहाँ पे हम एक्टिविटी के थ्रू ये देख रहे हैं कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस अभी हमें इतना ही ध्यान देना है। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस एक्टिविटी में एक्शन ऑफ डाइल्यूट कह लो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। जिंक का सिंबल Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4 होता है। ठीक है ना, पता ही होगा आपको, फिर भी बता दे रहे हैं। अब चलो चलते हैं, करते क्या है कि एक हम फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, ये देखो फ्लास्क है ना, एक कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क हमने ले लिया। कोनिकल फ्लास्क में देखो यहाँ पे कॉर्क लगा होता है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, जिंक है, ठीक है, कॉर्क लगा रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक पुट कर दिया। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या पुट कर दिया बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक पुट कर दिया। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो हमने पुट कर दिए, है ना। यहाँ पे ये कॉर्क है, क्लियर, जिससे कि ये एयर टाइट रहता है, ध्यान देना, ये कॉर्क है। और कॉर्क से यहाँ से बीचों बीच एक होल रहती है जिससे कि हम ग्लास रॉड पास करते हैं। क्या पास करते हैं? ग्लास रॉड। क्या होता है ये? ग्लास रॉड। क्लियर? तो इस एक्टिविटी में आप देखोगे कि क्या होगा भाई, क्या होता है। तो आपको देखना है कि इसमें आफ्टर द रिएक्शन, जब रिएक्शन होता है ना, तो जब रिएक्शन होता है जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड में पुट कर रहे हैं, और ये पूरा सेटअप है। दिस इज कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें आपने ग्लास रॉड लगाया हुआ है, कॉर्क से इसका माउथ जो है वो टाइट किया हुआ है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक है। तो हम इसमें एक खास चीज़ देखेंगे भाई, इस एक्टिविटी में हम एक खास चीज़ देखेंगे कि इस एक्टिविटी में एक गैस भी निकल रही है, ठीक है, इस ग्लास रॉड के थ्रू आफ्टर द रिएक्शन। जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, केमिकल चेंजिंग हो रही है भाई, हमने क्या बोला, हम तो एक्टिविटी के थ्रू यही देख रहे हैं ना कि केमिकल चेंजिंग कैसे हो रही है, वो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब इस एक्टिविटी में केमिकल चेंजिंग होगी तो एक बहुत ही फास्ट गैस निकलेगी, और उस गैस का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन। क्लियर? इस गैस का नेम क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स व्हेन जिंक granules are placed in sulfuric acid, hydrogen gas is liberated. हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबरेट होनी शुरू हो जाएगी, निकलनी शुरू हो जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है यहाँ से, ग्लास रॉड से। क्लियर ना? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस ऐसे निकलती रहेगी। तो ठीक है, फिर इस ऑब्जर्वेशन को हम देख लेते हैं कि व्हेन जिंक इज प्लेस्ड इन सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर, सो इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो एक ऑब्जर्वेशन हमने और देख लिया कि भाई केमिकल चेंजिंग जब हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन में हमारा क्या निकल रहा है? गैस भी निकल रही है। समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या देखा कि ड्यूरिंग केमिकल चेंज न्यू थिंग्स फॉर्म होते हैं। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ध्यान देना, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के डिफिनेशन में आप केमिकल चेंज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो
एक छोटे से मैं बता रहे हैं, हालांकि केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन में आपको बताऊंगा, बट यू कैन से दैट केमिकल चेंजेस आर समटाइम्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। क्लियर? क्योंकि वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा? तो इस 3 एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या देखा? इस 3 एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा कि जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं सो न्यू थिंग्स बनती है, और इस एक्टिविटी में हम कुछ नई चीज ऑब्जर्व करते हैं, है ना? क्लियर? क्लियर ना? और देखो, जो हमने तीनों एक्टिविटी में हमने जो भी चीज ली थी वो एक नए केमिकल में कन्वर्ट हो गया, और इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। भाई एक ऐसा रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन जिसमें केमिकल्स का एक सेट दूसरे तरह के केमिकल्स के सेट में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर? सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल्स इनटू अनदर। क्लियर बेटा? बहुत ध्यान से सुनना केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन। तो क्या लिखोगे? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल्स इनटू अनदर। ठीक है? ठीक है ना? देखो बहुत अच्छा भाई। चलो तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो आप भी लिख लो, केमिकल रिएक्शन की पूछ सकता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। भाई चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन, तो इसका मतलब है कि आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये तो पता बिल्कुल से बिल्कुल होना चाहिए। चलो तो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस which leads to the chemical transformation of one set of chemicals into another। हाँ भाई बिल्कुल यही चीज तो बताया है हमने कि भाई एक केमिकल हमारे पास था और उस केमिकल से एक नया केमिकल बनके तैयार हो गया, और इसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। यही है ना? यही है भाई, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? हमने मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम एक केमिकल्स था, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड दूसरा केमिकल्स हो गया, है ना? ये सेकेंड एक्टिविटी में क्या था भाई? क्या था? लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहा था, वो एक अलग केमिकल्स था। शुरुआत में हमने क्या लिया था? हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया था, है ना? तो वो एक अलग केमिकल्स था, और बाद में जाके वो नया केमिकल बनके तैयार हो गया। इसमें हमने क्या देखा? थर्ड एक्टिविटी में हमने क्या देखा? थर्ड एक्टिविटी में हमने देखा कि हमारे पास जिंक था और सल्फ्यूरिक एसिड था, और हम देख रहे हैं कि भाई नई चीज तैयार हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, है ना? जिंक सल्फेट तो उसमें बना ही बना, लेकिन जो नई चीज हमें दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है? कि वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है ना? तो यहाँ पे एक चीज हम आपको फिर से बता दें हाइड्रोजन गैस के साथ, कि हाइड्रोजन गैस को जब हम टेस्ट करते हैं तो हम उस गैस के पास बर्निंग स्प्लिंटर ले जाते हैं बेटा, और यदि वो गैस पॉप साउंड से बर्न होती है दैट मीन्स ये हाइड्रोजन गैस कंफर्म्ड है। क्लियर? क्लियर ना? क्लियर? चलो अब हम इस डिफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, और फिर थोड़ी सी एक चीज आपको और बतानी है। ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस विच लीड्स to the chemical transformation of one set of chemicals into another is known as chemical reaction, is known as chemical reaction। क्लियर? क्लियर बेटा? चलो तो ये डेफिनेशन बीच में बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने कई बार केमिकल रिएक्शन का नाम ले लिया था। अब हम फिर से थोड़ा सा हल्का सा बैक जाते हैं, एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन को एक जगह सम अप कर लेते हैं। ठीक है बेटा? तो जो तीनों एक्टिविटी थी वो तीनों एक्टिविटी आपकी केमिकल रिएक्शन को डिपिक्ट कर रही थी, केमिकल रिएक्शंस को ही बता रही थी। तो चलो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हम कौन कौन से ऑब्जर्वेशन अभी तक देख चुके हैं, है ना? ठीक है ना? चलो कभी कभी क्या होता है कि हम रिएक्टेंट लेते हैं, अभी रिएक्टेंट को मैं बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि हम मटेरियल लेते हैं रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन होने के बाद वो कुछ नई चीज बनाता है, कभी गैस निकल गई, कभी कुछ निकल गया, कभी सोल्यूशन फॉर्म हो गया, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन वी सी इन अ केमिकल रिएक्शन,
वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है, देखो बहुत ध्यान से। ऑब्जर्वेशन देखो क्या क्या होगा बेटा। ऑब्जर्वेशन पहला हो सकता है चेंज इन स्टेट, क्लियर। चेंज इन कलर भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड, आप चेंज इन कलर कर लो, ठीक है। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसा कि हमने एक्टिविटी में देखा जहां हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, है ना। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्लियर। और क्या हो सकता है भाई, टेम्परेचर में भी वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, क्लियर। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो दीज आर ऑब्जर्वेशन, क्लियर। मतलब अभी इस चैप्टर को पूरी तरह से हमने एंटर नहीं किया, अभी तो स्टार्टिंग किया है हमने, तो अभी तक की जो एक्टिविटी थी उसके थ्रू हम ये ऑब्जर्व करेंगे, है ना, कि भाई कलर भी चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज हो सकती है, गैस इवॉल्व हो सकती है बेटा, इवोल्यूशन इवॉल्व, ठीक है, और रिलीज होना, लिबरेट होना, मतलब कि गैस का निकल जाना, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर कभी कभी कम भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है किस टाइप का रिएक्शन है उसके ऊपर। तो क्लियर। तो एक्टिविटी 1, 2, 3 हमने पढ़ा है अभी, 1.1, 1.2, 1.3 3 एक्टिविटीज हमने देखी। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये देख लिया हमने, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं ये देख लिया, और फिजिकल चेंज क्या होती है ये देख लिया। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में सेट करना है, और इस वीडियो के साथ जो DPP लगी हुई है उसको आपको सॉल्व करना है, और आज से आपको अपनी तैयारी पूरी तरह से बोर्ड के लिए स्टार्ट कर देनी है, क्लियर। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से आपसे कह दें कि माई स्कूल ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके आपको इसे डाउनलोड करना होगा भाई, और उसके बाद जो चैनल्स हैं उसे आपको सब्सक्राइब करना होगा, जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसे आपको लाइक करनी पड़ेगी। उसके पीछे फ़ायदा क्या है आपका भाई? फ़ायदा बस इतना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली होगी वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। क्लियर बेटा? क्लियर? सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।